सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुधीर वर्मा है। मैं मृदा विज्ञान एवं जल प्रबंधन विभाग डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी सोलन में कार्यरत हूँ। हमारी आज की परिचर्चा का शीर्षक है प्राकृतिक खेती के माध्यम से पुनर्योजी मृदा प्रबंधन। हम मृदा की बात क्यों करते हैं? क्योंकि दुनिया में सारा जीवन मृदा पर निर्भर है। आज विश्व में विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे प्रदूषण की समस्या, भुखमरी की समस्या, खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, जल का प्रदूषित होना, और इन्हीं कारणों से संयुक्त राष्ट्र ने आज दुनिया के सामने सतत विकास के लिए कुछ लक्ष्य रखे हैं। और हम जब मृदा का प्रबंधन अच्छे ढंग से करेंगे, कृषि प्रणालियों को अच्छे स्वरूप से चलाएंगे, तभी हम इन सतत लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे। अब हम किसी समस्या की बात करते हैं तो हम उसके लक्षणों को देखते हैं, जबकि मूल कारण उससे कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम किसी हिमशैल को, आइसबर्ग को देखते हैं तो हमें केवल उसकी एक नोक नज़र आती है। वो केवल उसका एक लक्षण है, उससे भी बड़ा हिस्सा उसके पानी के नीचे है जो उसके मूल कारण को दर्शाता है। इसी तरह हमें हर समस्या के मूल कारणों को देखना पड़ेगा। अब आज की कृषि में कृषि रसायनों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है और उसके कारण मिट्टी की उर्वरता को कुप्रभाव पड़ रहा है, फसल की उत्पादकता भी कम हुई है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, उत्पाद की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये रसायन हमारे खाद्यान्न से होकर हमारे शरीर तक पहुंच गए हैं। कीटों की प्रतिरोधकता पर प्रभाव पड़ रहा है, साथ में हमारे मित्र कीट, गैर लक्षित जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और कीटों का पुनरुत्थान हो रहा है। इसके कारण कुछ चिंताएं हैं। हम बड़ी मात्रा में कृषि रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपर्याप्त उपज ले पा रहे हैं। हमें अपनी कृषि प्रणालियों की स्थिरता पर ध्यान देना होगा तथा पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं के साथ वैकल्पिक खेती प्रणालियों को अपनाना होगा। किसी भी कृषि प्रणाली का विकास समय के साथ कुछ चालकों पर, कुछ कारणों पर निर्भर करता है। हम औद्योगिकरण से पहले पारंपरिक प्रणालियों को अपनाते थे। उन्हें वो प्रणालियां छोटे पैमाने पर होती थी, इनमें कम आदानों का इस्तेमाल होता था, अधिक श्रम लगता था और इसमें उत्पादकता भी कम होती थी। किंतु आधुनिक प्रणालियों में औद्योगिकरण के आने के बाद हमारे संसाधनों का उपयोग बढ़ा, हम बाहरी आदानों पर ज़्यादा निर्भर हुए और इसके कारण हमारा उत्पादन भी बढ़ा। किंतु कुछ समस्या भी आई, इसीलिए वैकल्पिक प्रणालियों की आवश्यकता हुई। वैकल्पिक प्रणालियों में हम एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें संसाधनों का कम इस्तेमाल हो और पर्यावरण पर भी उसका कुप्रभाव कम हो। और अभी इसमें काफ़ी रास्ता तय करने को बाकी है, क्योंकि यह भी काफ़ी छोटे स्तर पर है। अब जब हम वैकल्पिक प्रणालियों की बात करते हैं तो हम सतत खेती की बात करते हैं। ये सतत खेती क्या है? सतत खेती में हम अपनी खाद्य और पोषण सुरक्षा को पूरा करते हैं, लेकिन इसमें हम ध्यान रखते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों पर जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आधार है उस पर कोई कुप्रभाव ना हो और आने वाली पीढ़ियों का भी पोषण सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा पूरी की जा सके। सतत खेती में हम प्राकृतिक संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। साथ ही हम उसमें लचीलापन लाने की कोशिश करते हैं ताकि बाहरी झटके उनका उस पर कुप्रभाव कम हो और उनको झेलने की क्षमता उसमें बढ़े। अब इसी को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान केंद्रित हो रहा है। और हम कुछ वर्ष पहले का सर्वे देखें तो भारत में ऑर्गेनिक, जैविक या प्राकृतिक, इनका क्षेत्रफल बढ़ रहा है और भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा किसान जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। पुनर्योजी मृदा प्रबंधन, जो हमारे आज के व्याख्यान के शीर्षक में था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जैसे हमने पहले देखा कि हम अंधाधुंध रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्रभाव सकारात्मक नहीं है। तो हमें वो वैकल्पिक व्यवस्थाओं को अपनाना होगा जिनका प्रभाव सकारात्मक हो। मृदा का स्वास्थ्य, हम मृदा के स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक मृदा स्वस्थ नहीं होगी उसकी उपज भी स्वस्थ नहीं होगी और हमारी पैदावार पर हमेशा उसका प्रभाव गलत पड़ेगा। अब मृदा के स्वास्थ्य की बात करें तो उसके भौतिक गुणों के, रासायनिक गुणों के तथा जैविक गुणों, सबका समावेश और संतुलन बराबर रहना चाहिए, तभी हम मृदा के स्वास्थ्य को ठीक रख सकेंगे और हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि उससे अच्छी पैदावार हमें उपलब्ध हो। मृदा स्वास्थ्य और वैकल्पिक प्रणालियों, इनको ध्यान में रखते हुए आज की तारीख में प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अब प्राकृतिक खेती में
फुकुओका ने कुछ सिद्धांतों को इंगित किया था, जिनमें उन्होंने कहा था कि हम कोई जुताई नहीं करेंगे, कोई रासायनिक उर्वरक नहीं डालेंगे, कोई निराई नहीं करेंगे, कोई पौध संरक्षण नहीं करेंगे, जो प्राकृतिक रूप में होगा वही अपनाएंगे। किंतु ये सब करने पे हमारी पैदावार उतनी हो पाएगी कि नहीं, इस पे प्रश्न चिन्ह रहता है। और आज के दशक में सुभाष पालेकर जी ने भी प्राकृतिक खेती पर काफी ध्यान केंद्रित किया है, और उनके द्वारा दर्शाए गए प्रणाली में गौमूत्र और गोबर आधारित योगों, आच्छादन यानी मल्चिंग, वापसा और स्थानीय वनस्पतियों के इस्तेमाल की वकालत की गई है। प्राकृतिक खेती के कुछ सिद्धांत हैं। स्वस्थ फसल स्वस्थ मिट्टी में ही हो सकती है, उसके लिए स्वस्थ मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है। अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीवों का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्राकृतिक खेती में जितने भी हम आदान इस्तेमाल करते हैं, उनमें सूक्ष्म जीवों के कल्चर इस्तेमाल करते हैं, ताकि सूक्ष्म जीवों की संख्या उसमें बढ़ा सकें। गाय के गोबर और गौमूत्र को इसमें काफ़ी महत्व दिया गया है, और फसल के अवशेषों को खेत में ही आच्छादन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ताकि हम उससे हम पूरे पोषक तत्व इस्तेमाल कर सकें, और जो हम जीवाणु सूक्ष्म जीव उसमें मिट्टी में बढ़ा रहे हैं, उसका उसमें खाद्य के रूप में इस्तेमाल हो सके। इसलिए हमें इसे कम से कम खेत से हटाना चाहिए या जलाना चाहिए, और खेत में ही रहने देना चाहिए। साथ में मुख्य फसल के साथ अंतर फसल के तौर पर हमें इसमें फलीदार फसलें, दलहनी फसलों का इस्तेमाल करना है, ताकि हम नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी में बढ़ा सकें। वर्षा जल के संरक्षण के लिए हमें कंटूर या मेंढ का निर्माण करना इसमें ज़रूरी है। मिट्टी की उर्वरता एवं समग्रता को बढ़ाने के लिए स्थानीय मिट्टी में केंचुओं की सक्रियता बढ़ानी पड़ती है। केंचुआ मिट्टी में वायु के संचालन, जल प्रतिधारण, जल संचरण, इन सभी को मदद करता है। इसमें वायु एवं जल की मात्रा को संतुलित करता है। कीट प्रबंधन के लिए सस्य क्रियाओं और कृषि पद्धतियों, जिनमें कि स्थानीय वनस्पतियों का इस्तेमाल किया जाता है, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जो पद्धतियों की हमने बात की, इसमें हम जीवामृत डालते हैं, घन जीवामृत डालते हैं, सह फसलें लगा रहे हैं, दलहनी फसलें लगा रहे हैं, मल्चिंग कर रहे हैं, आच्छादन कर रहे हैं, तो इन सब का जो मेन फोकस रहता है, इसमें मिट्टी के कार्बनिक अंश को बढ़ाने पर भी रहता है। और मिट्टी का कार्बनिक अंश हमारे बहुत से सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करता है, क्योंकि अगर मिट्टी का हमारा जैविक अंश अच्छा है तो उसकी उर्वरता बढ़ती है, जिससे कि उत्पादन बढ़ता है, और हमारी गरीबी और भुखमरी पर उसका सीधा फर्क पड़ता है। मिट्टी अच्छी है तो वो बहुत से हमें और फायदे देती है, जो कि प्रदूषण से बचाती है, तो हमारा उसमें सेहत पर भी फर्क पड़ता है। साथ में जो पानी हमारा जलाशयों में जा रहा है वो भी साफ होकर जाता है, तो हमारे साफ पानी के लक्ष्य को भी वो पूरा करता है। साथ में जिम्मेदारी के साथ हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो लक्ष्य भी हमारा पूरा होता है, और इन सभी का इफेक्ट वातावरण पर, क्लाइमेट एक्शन पर आता है, और पृथ्वी पर जो जीवन है उसको भी प्रभावित करता है। तो इस तरह ये सतत विकास के कई लक्ष्यों को पूरा करता है। अब मृदा का कार्बनिक अंश बढ़ने से सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों के लिए वो खाना है। पौधों की वृद्धि के लिए हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, IAA, एंटीबायोटिक, ये सब उपलब्ध होते हैं। मृदा का कार्बनिक अंश बढ़ने से मिट्टी की बफरिंग कैपेसिटी, मतलब उसकी तासीर, उसका pH, उसकी प्रतिक्रिया, ये सब प्रभावित होते हैं, और उसमें एकदम कोई परिवर्तन नहीं आता। तो जितना कार्बनिक अंश मिट्टी में ज़्यादा होगा, उतनी ही उसकी बफरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, और वो अचानक किसी परिवर्तन को हमेशा रोकेगी। अत्यधिक विघटित कार्बनिक पदार्थ यानी ह्यूमस, वो पोषक तत्वों का भंडार गृह है। तो ह्यूमस जितना हमारी मिट्टी में बढ़ता है, उतना ही हमारा पोषक तत्व उसमें भंडारण होता है, तो और पौधों के इस्तेमाल के लिए अवेलेबल रहता है, और हमारी उत्पादकता पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब इन सब के कारण मिट्टी की दानेदार स्थिति भी बनती है, जिसको हम फ्राइबिलिटी कहते हैं, और उससे वातन और पारगम्यता, मतलब एरिएशन और परमेबिलिटी, हवा और पानी का मिट्टी में बहाव एवं ठहराव, इन सब पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, और उसका सतही अववाह, मतलब इरोजन, कटाव, ये सब कम होता है। और एक मृदा का कार्बनिक अंश हमारी मिट्टी की उत्पादकता का एक सूचकांक है। पिछले कुछ समय से हमारी समझ में भी विकास आ रहा है। हम पहले जो ये जीवाणुओं से कार्बन था, माइक्रोबियल कार्बन, इसको हम बहुत कम अंश मानते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ विकसित हो रही है,
आज के दिन में हमारा माइक्रोबियल कार्बन अंश जो है बढ़ रहा है। तो जिस तरह जीवाणु बढ़ेंगे मिट्टी में, सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे, उस तरह ये माइक्रोबियल कार्बन, जीवाणु कार्बन, ये भी बढ़ रहा है। और जितना कार्बन बढ़ेगा उतने ही हमारे फायदे, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखे, पोषक तत्वों का उपलब्धता, पानी और जल की उपलब्धता अनुकूल रूप में उपलब्ध रहती है। अब हम सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की बात करें तो इसमें जो 4 मुख्य स्तंभ हैं, जीवामृत, बीजामृत, वापसा और आच्छादन, इन सब से हम मृदा की सभी प्रॉपर्टीज जिनकी हम बात कर रहे थे, कार्बन और सॉइल के जीवाणु हैं, मिट्टी के जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु, और उसमें हवा और पानी का जो अनुकूल लेवल है, उसको बनाने के लिए इन सब के अच्छे प्रभाव हैं। अब हम बात करें तो मृदा जीवित है। हम केवल 1 ग्राम में लगभग 10 करोड़ बैक्टीरिया की कोशिकाएं हैं, 11,000 से ज़्यादा बैक्टीरिया की प्रजातियां हैं, वह अन्य जीवाणु हैं, और इन सब का प्रभाव हमारे मृदा के कार्बनिक अंश और उसमें होने वाली क्रियाओं पर पड़ता है। अब वो क्रियाएं जो इसमें है, मृदा की संरचना, इसके जो एग्रीगेशन है, कणों का इकट्ठा रहना, कटाव से बचना, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन, उसके सड़ने से जो पोषक तत्व पौधे को मिलते हैं, और पोषक तत्वों का चक्रण, उनकी एक से दूसरी फॉर्म में बदलना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और विनियमन, उनकी रेगुलेट होना, तो उन सारी कंडीशंस को मृदा के सूक्ष्म जीव कंट्रोल करते हैं। कार्बन का संचय होता है, क्योंकि ह्यूमस ज़्यादा बन रहा है तो मिट्टी में उसका संचय होगा, और इससे जो हमारे वातावरण में भी कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस का की मात्रा है उस पर भी फर्क पड़ता है, और वो कार्बन सिक्वेस्टर, मिट्टी में कार्बन का संचय होता है। स्थिर कार्बन का गठन होता है जो कि मिट्टी में रहता है, और जैव नियंत्रण जो बायो कंट्रोल है और जैविक उपचार जो बायोरेमेडिएशन है, इन सब को मृदा के सूक्ष्म जीव प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से जो मृदा पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसके हमारे पास साहित्य में बहुत से तथ्य मौजूद हैं। अगर हम पीजीपीआर की बात करें, जो पौधे की जड़ों में, उसके ऊपर या उसके आसपास पनपने वाले मृदा के जीवाणु हैं, हमारे पास उदाहरण है कि इनके होने से हमारी उत्पादकता बढ़ती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो जब भी हम राइजोबैक्टीरिया की बात करते हैं स्थानीय तौर पर, तो इसमें काफ़ी हद तक पैदावार में बढ़ोतरी देखी गई है। तो जो हम प्राकृतिक खेती में जीवामृत, बीजामृत, इन सारे आदानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी पीजीपीआर की तरह ही हैं। ये सारे राइजोबैक्टीरिया और सारे सूक्ष्म जीवाणु हमारी जड़ों के, पौधे की जड़ों के पास रहकर उसकी पैदावार को बढ़ाने में, उससे बीमारियों और कीटों से लड़ने की क्षमता में हर तरफ उनका अनुकूल प्रभाव देखा जाता है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो हिमाचल में, शिमला में सेब में प्राकृतिक खेती के प्रदर्शन लगाए गए हैं। इसमें बहुस्तरीय फसल उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें सेब के साथ लहसुन है, मटर है। तो ये अप्रैल में, उसी तरह इसमें बाद में जब बरसात का मौसम आया तो बीन्स का है, राजमाश, मेथी, गेंदा, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और बीच में मल्चिंग जो कि आच्छादन है, वो सूखे घास से, फसल के अवशेषों से आच्छादन किया जा रहा है, ताकि मिट्टी में नमी और तापमान जो है अनुकूल रहे। इसी तरह सेब के टूटने के बाद और राजमाश निकलने के बाद उसमें बंद गोभी, पत्ता गोभी को भी लगाया गया। तो ये साल भर जो फसल चक्र चलता रहता है और बहुफसलीय, बहुस्तरीय फसल जो हम ले पा रहे हैं। इसी तरह हिमाचल में जो शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र है, कोल्ड डेजर्ट एरिया है, ठंडा, वहाँ पर घास की कमी होती है। वहाँ पशुओं के लिए भी घास अवेलेबल नहीं रहता है और सारा चारे के लिए जाता है जो भी है। तो हमारे पास आच्छादन के लिए कोई फसल अवशेष नहीं रहते। तो वहाँ पर जो प्रदर्शन लगाए गए हैं वो जीवित मल्च पे, लाइव मल्च पे लगाए गए हैं, जिसमें हम दलहनी फसलें जैसे मटर है, राजमाश है, उसको सेब, क्योंकि सेब वहाँ की प्रमुख फसल है, तो उसके साथ उसके तौलिए में हम जीवित आच्छादन के रूप में मटर और राजमाश का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुख्य फसल होने के साथ साथ वहाँ पर सेब के साथ मटर भी है। तो मटर में भी अलग से जो है प्राकृतिक खेती का प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी तक हमने चर्चा की सूक्ष्म जीवाणुओं की, कार्बनिक पदार्थ की। एक बहुत ही अच्छा प्रभाव जो प्राकृतिक खेती का गौमूत्र और गाय के गोबर का देखा गया है, वो केंचुओं पर देखा गया है। तो प्राकृतिक खेती में, जो कि हमारी पारंपरिक खेती है, उसके मुकाबले 2 गुना केंचुओं की आबादी को पाया गया है। और केंचुओं की आबादी के साथ साथ जो उसका मल मूत्र है, जो मिट्टी केंचुए से होकर निकलती है, उनको भी, उनकी मात्रा, कास्ट जिसे अर्थवॉर्म कास्ट कहते हैं, उसकी मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ी है। और साहित्य ये
सीधे तौर पर बताता है कि अर्थवर्म कास्ट, जो केंचुए का मल मूत्र है, जो मिट्टी केंचुए से होकर जाती है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी अधिक होती है दूसरी मिट्टी के मुकाबले, और वो सारे पोषक तत्व उपलब्ध फॉर्म में रहते हैं, पौधे को एकदम अवेलेबल रहते हैं। तो प्राकृतिक खेती की वजह से जो केंचुओं की मात्रा बढ़ने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर और अच्छा प्रभाव पड़ा है, और जो हमारा पुनर्जीवी या रीजनरेटिव सॉइल मैनेजमेंट है, उसमें ये काफ़ी हद तक मदद करता है। मिट्टी पर कृषि प्रणालियों का प्रभाव देखने के लिए एंजाइम की गतिविधियां जानना भी अत्यधिक आवश्यक रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर डिहाइड्रोजनेज की गतिविधि यह दर्शाती है कि मिट्टी में अपघटन की क्रिया कैसी चल रही है, उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाएं कैसे चल रही हैं। तो इस चित्र में हम सीधे तौर पर देख सकते हैं कि प्राकृतिक खेती में जो डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी है, उसकी गतिविधि है, वो काफ़ी अधिक है ऑर्गेनिक और पारंपरिक गतिविधियों के मुकाबले। वैसे ही फॉस्फेटेज एंजाइम की गतिविधि, जो कि फॉस्फेट की उपलब्धता को काफ़ी हद तक बढ़ाती है, वो भी हम देख पा रहे हैं कि प्राकृतिक खेती ने उस गतिविधि को भी बढ़ाया है। तो इस तरह प्राकृतिक खेती, जिसमें हम गाय के गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने कार्बन पर अपना प्रभाव छोड़ा, फिर केंचुए की गतिविधि को बढ़ाया, केंचुए की जनसंख्या में वृद्धि हुई, साथ ही एंजाइम की एक्टिविटी में वृद्धि हुई, मिट्टी में जीवन को बढ़ा रहा है और सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा को बढ़ा रहा है। जीवाणुओं के अलावा हम देख सकते हैं कि जो हम आच्छादन कर रहे हैं, उससे हमारे तापमान पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें जो कंट्रोल है, उसमें हमारा कोई आच्छादन नहीं है, तो पूरे सीजन में वहाँ पर तापमान अधिक रहता है, चाहे हम 5 सेंटीमीटर की तह में देखें मिट्टी में, चाहे 10 सेंटीमीटर में, बिना आच्छादन के वहाँ हमेशा तापमान ज़्यादा रहा है। वैसे ही तापमान के साथ साथ हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जहाँ पर आच्छादन है, वहाँ नमी की मात्रा बढ़ी है। इसमें आप 2 लकीरें और देख पाएंगे, नीले और हरे रंग की, वो दर्शाती हैं जीवित मल्च को, जहाँ पर हम मटर और राजमाश का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब उनमें पत्ते ठीक आ गए, उनकी फोलिएज बढ़ गई, और जब वो मिट्टी को पूरी तरह से ढक रहे हैं, तो उस समय पर सेब की फसल में जब हम राजमाश और मटर को लेते हैं, तो नमी सबसे अधिक थी। तो हम जब सब इन कारकों को ले रहे हैं, सब आदानों को ले रहे हैं, आच्छादन दे रहे हैं, गौमूत्र को डाल रहे हैं, और गौमूत्र से बने जीवामृत, बीजामृत का इस्तेमाल कर रहे हैं, घनजीवामृत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सभी आदानों की वजह से उसमें नमी की अधिक मात्रा है, जो हमें सूखे से सहने में मदद करती है और फसल उत्पादन को बढ़ाती है। हमारे मन में संशय रहता है कि हम इतने बड़े तौर पर खादों का, उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमारी ये नाइट्रोजन कैसे पूरी होगी। तो साहित्य में इसके भी उदाहरण हैं कि नाइट्रोजन अभी तक एक पहेली बनी हुई है। आप ये शोध देखेंगे जो कि 1997 में आया था, तो इसमें अनिश्चितताएं हो सकती हैं, लेकिन बड़े तौर पर 2/3 नाइट्रोजन जो हम उर्वरकों से डाल रहे हैं, ये वापस वातावरण में नाइट्रोजन गैस के रूप में चला जाता है। केवल 1/3 हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। वैसे ही एक शोध जो आज से 5-6 साल पहले प्रकाशित हुआ था, तो इसमें पाया गया, और इस शोध में 50 साल की अवधि के और दुनिया भर के मक्का के, धान के, गेहूं के, जो बड़े लंबे समय से शोध हो रहे हैं, उन सब को लिया गया, और उन शोधों से पाया गया कि पूरे नाइट्रोजन में केवल 48% नाइट्रोजन ही उर्वरकों से आया, और 4% मिट्टी में कमी आई, अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। लेकिन आधा हिस्सा इससे कहीं और से आया, तो वो सीधे तौर पर जीवाणुओं के थ्रू आया। जो नाइट्रोजन हम वातावरण से जीवाणुओं के थ्रू मिट्टी में आती है, उससे ये बड़ा हिस्सा आया है। तो इसमें शोध की और आवश्यकता है। ये वो शोध थे जिनमें हम पूरे रूप से उर्वरक इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसमें भी केवल आधा हिस्सा उर्वरकों से आ रहा है। तो जो छोटे किसान कम इस्तेमाल कर रहे हैं उर्वरकों का, वहाँ पर ये हिस्सा और बढ़ने की संभावना है। और इसी कारण प्राकृतिक खेती पर अभी शोध ये 1-2 साल पहले का है। इसमें हम सीधे तौर पर देख सकते हैं कि शोधकर्ताओं ने ये सीधे तौर पर दर्शाया कि नाइट्रोजन का निर्धारण और रिलीज 52 से 80% तक हम प्राकृतिक खेती से कर सकते हैं। तो इस दिशा में जब शोध बढ़ेंगे, तो हमारी समझ और हमारी जो पोषक तत्वों की पौधे से लेने की क्षमता है, सूक्ष्म जीवाणुओं का उसमें जो रोल है, उसकी समझ और विकसित होगी। तो इन सभी से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि प्राकृतिक खेती पुनर्योजी मृदा प्रबंधन प्रणाली है, और मृदा स्वास्थ्य को सुधारने में एक सकारात्मक भूमिका निभाती है। यह दुनिया के सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती है।
धन्यवाद।